स्वागत है आपका आज की वीडियो में नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। आखिर क्यों एक ही देश में होने के बावजूद साउथ इंडिया इतना डेवलप है और नॉर्थ इंडिया इतना बैकवर्ड है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉपुलेशन कंट्रोल, हर चीज में साउथ इंडिया ही आगे है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट NSDP स्टेट्स को देखे तो उसके अंदर साउथ इंडिया के 5 स्टेट आते हैं, बल्कि नॉर्थ इंडिया के सिर्फ 2 स्टेट आते हैं। NSDP GDP की तरह ही होती है, बस फर्क इतना है कि GDP एक देश की होती है और NSDP एक स्टेट की होती है। इसी तरह अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भी साउथ इंडिया ही आगे है। वहां की पर कैपिटा इनकम $3,300 है, मतलब 2.7 लाख रुपए। उसी जगह नॉर्थ इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,500 है, इंडियन रुपीज में 1,15,000 रुपए, और वो भी राजस्थान की सबसे हाईएस्ट है। बाकी स्टेट्स की तो इससे भी नीचे है। अब नॉर्थ इंडिया के इतना पीछे होने के पीछे कुछ लोग बीजेपी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि बीजेपी ही नॉर्थ इंडिया को रूल करती है, तो इसलिए नॉर्थ इंडिया पीछे है। बल्कि बीजेपी कभी साउथ इंडिया में रूल नहीं कर पाई, इसलिए साउथ इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। अब इस बात में कितना सच है कि क्या बीजेपी की वजह से नॉर्थ इंडिया पीछे है, या फिर साउथ इंडिया के पास ही प्रोग्रेस करने का कोई हिडन फैक्टर है, आइए बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेट नॉर्थ इंडिया में आते हैं और कौन कौन से स्टेट साउथ इंडिया के अंदर आते हैं। नॉर्थ इंडिया में आते हैं यूपी, HP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। साउथ इंडिया के अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच डेवलपमेंट डिफरेंस के 4 रीजन है। पहला रीजन किंगडम हिस्ट्री। साउथ इंडिया में हमेशा से ही इंडियन किंगडम्स का रूल रहा है। इंडिया में सबसे पहला किंगडम था मौर्य एम्पायर, जो ऑफिशियली कंफर्म है कि सबसे पहला किंगडम ये मौर्य एम्पायर ही था, जो 321 BCE में बना था और 185 BCE में खत्म हो गया था। उसके बाद साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग किंगडम सतवाहना, चोला, चेरस, चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूटा, काकातिया और घोसल्या जैसे किंगडम्स ने राज किया। पर ये सभी किंगडम्स इंडियन किंगडम थे, जिन्होंने इंडिया को कभी लूटने की कोशिश नहीं की, बल्कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और अच्छे राज शासन की वजह से साउथ इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाया। क्योंकि साउथ इंडिया तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, तो कोई भी बाहर का किंगडम इतनी आसानी से साउथ इंडिया पर अटैक नहीं कर पाता था, और जो करता था वो भी हार जाता था। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया का तो पूरा इतिहास ही फॉरेन इन्वेजन, पावर स्ट्रगल, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से भरा पड़ा है। नॉर्थ इंडिया पर सबसे पहले पर्शियन इन्वेजन, फिर ग्रीक अलेक्जेंडर इन्वेजन, फिर सेलेउसिड इन्वेजन, फिर ग्रीक इंडो इन्वेजन, फिर हुना इन्वेजन, फिर मोहम्मद बिन कासिम अरब इन्वेजन, फिर तुर्किश मोहम्मद गजनी इन्वेजन, फिर तुर्किश मोहम्मद गुर इन्वेजन, फिर मंगोल इन्वेजन, फिर सबसे खतरनाक मुगल इन्वेजन, फिर नादर शाह इन्वेजन, और फिर सबसे लास्ट में ब्रिटिश इन्वेजन। अब जब इतने सारे इन्वेजन सिर्फ अकेले नॉर्थ इंडिया पर होंगे, तो जाहिर सी बात है उस जगह के खजाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और उस जगह के ओल्डेस्ट टेम्पल का खत्म होना तो निश्चित था। क्योंकि नॉर्थ इंडिया चारों ओर से खुला हुआ है, तो फॉरेन इन्वेजन करना काफी आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इतिहास की सबसे विकसित नालंदा यूनिवर्सिटी भी नॉर्थ इंडिया में ही थी, जिसको मुगलों ने तोड़वा दिया था। लेकिन अगर हम पहले की बातों को छोड़ भी दे तो पिछले 1000 सालों के अंदर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर ब्रिटिश एम्पायर के कॉलोनियल इन्वेजन का अलग अलग इन्फ्लुएंस पड़ा है। साउथ इंडिया का यूरोपियन पावर्स के साथ सबसे पहले कॉन्टेक्ट हुआ, जिस वजह से साउथ इंडिया के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। लेकिन उसी टाइम पर नॉर्थ इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल था, तो ब्रिटिश एम्पायर नॉर्थ इंडिया के अंदर ढंग से रूल नहीं कर पाया और नॉर्थ इंडिया डेवलप हो नहीं पाया। पॉइंट नंबर 2, ज्योग्राफिक लोकेशन। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच डेवलपमेंट डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन है और कहीं ना कहीं इकलौता रीजन है ज्योग्राफिक लोकेशन। साउथ इंडिया में अच्छी बारिश, फर्टिलिटी लैंड, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों की वजह से फेवरेबल क्लाइमेट है। इसी तरह साउथ इंडिया तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो किसी भी बाहर के एम्पायर द्वारा साउथ इंडिया पर इन्वेजन करना काफी मुश्किल होता था, लेकिन ट्रेड करना बड़ा आसान होता था। सुमेरियन रिकॉर्ड बताते हैं कि केरल 3000 ईसा पूर्व से ही मसालों का एक्सपोर्टर है, जिस वजह से केरल का अरब्स, बेबीलोनिया, असीरियन, इजिप्शियन और यूरोपियंस के साथ में कॉन्टेक्ट हुआ। इसके अलावा पांडुचेरी और तमिलनाडु में एक फेमस सिल्क रूट है, जिसकी वजह से 2000 सालों पहले से ही रोमन ट्रेडर्स और अलग अलग राजाओं का यहाँ आना लगा रहता था। और ऐसे ही राजा सोलेमन, राजा सेंट थॉमस और अलग अलग रिलीजियस किंग साउथ इंडिया के अंदर पीसफुली ट्रेड करते थे, जिनमें से किसी ने भी कोई इन्वेजन नहीं किया, बल्कि ट्रेड ही ट्रेड किया, जिस वजह से साउथ इंडिया शुरू से ही विकसित होना शुरू हो चुका था। ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से ही साउथ इंडिया का पोर्ट्स का मार्केट बहुत बड़ा है, जो हर साल $109 बिलियन सिर्फ पोर्ट्स से कमाते हैं।
साथ में समुद्र भी है, समुद्र के अंदर मछलियां और अलग अलग प्रकार का सी फूड भी होगा, जिसकी वजह से साउथ इंडिया हर साल $8 बिलियन कमाता है। दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया एक लैंड लॉक एरिया है जो चारों तरफ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ इंडिया हमेशा से ही ज्योग्राफिक चैलेंजेस का सामना करता आ रहा है, जैसे शुष्क बेजान जमीन, खेती के लिए पानी की कमी, हिमालय माउंटेन जैसी प्रॉब्लम। डेवलपमेंट डिफरेंस का पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन। साउथ इंडिया में एजुकेशन एक ड्राइविंग फोर्स की तरह है, मतलब एजुकेशन की वजह से ही साउथ इंडिया आगे बढ़ता आ रहा है। इसी वजह से साउथ इंडिया के 5 स्टेट लिटरेसी रेट में सबसे आगे हैं। केरला तो लिटरेसी रेट के मामले में इंडिया में सबसे आगे है, क्योंकि साउथ इंडिया में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और क्वालिटी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिस वजह से बच्चे पढ़ते लिखते हैं और न्यू इन्वेस्टर्स का ध्यान भी साउथ इंडिया पर ही जाता है। इसके मुकाबले नॉर्थ इंडिया ऐतिहासिक रूप से क्वालिटी एजुकेशन और अच्छे इंस्टीट्यूट के मामले में पिछड़ा हुआ है। हालांकि एजुकेशन के इस गैप को फिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का सीमित होना और हाई ड्रॉप आउट अभी भी समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर आप सर्च करोगे कि इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, तो आपको पता चलेगा कि यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं। फिर तो राजस्थान और यूपी एजुकेशन के मामले में सबसे आगे होंगे, है ना? पर अफसोस, राजस्थान और यूपी के अंदर भले ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्यादा हो, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती। आधे कॉलेजेस में तो टीचर ही नहीं है, और जिनके अंदर है वो भी कर्म के नहीं है। बल्कि अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो आपको आज भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका में ही मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक लड़की नॉर्थ इंडिया में पैदा होती है और एक लड़की साउथ इंडिया के अंदर पैदा होती है, तो साउथ इंडिया की लड़की को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर मिलने के ज्यादा चांस होंगे, जिससे वो पढ़ लिख कर जॉब लग जाएगी, इसके ज्यादा चांस होंगे। और एजुकेशन अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स को भी वो और भी ज्यादा अच्छे से समझेगी, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूरन अच्छा काम करना ही पड़ेगा। इसी से निकल कर आता है डेवलपमेंट डिफरेंस का चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। किसी भी देश या फिर स्टेट के लगातार डेवलपमेंट करने के लिए इफेक्टिव गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना काफी जरूरी है। साउथ इंडिया में हमेशा से ही इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल्स, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखने को मिली है, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर रीजनल गवर्नमेंट है जो हर 5 या 10 सालों में बदल नहीं जाती। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का नुकसान ही होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट 5 साल में राज कर रही होती है तो वो कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को तो नकार के अपनी नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करती है, जिस वजह से जैसे ही स्टेट भागने की कोशिश करता है उसके पैर काट देते हैं, फिर वो रेंग कर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ साउथ इंडिया के अंदर रीजनल गवर्नमेंट होती है, मतलब उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है, तो फिर वहां प्रोग्रेस होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल के लंच में बच्चों को खाना खिलाने की पॉलिसी सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई, जिसकी वजह से ज्यादा एडमिशन हुए और स्टेट की लिटरेसी रेट बढ़ गई। दूसरा, आज बेंगलोर को भारत का आईटी कैपिटल माना जाता है, क्योंकि कर्नाटका में सबसे पहले 1997 में आईटी पॉलिसीज को लाया गया था, जिस वजह से बेंगलोर में आईटी इकोसिस्टम का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया और आज बेंगलोर भारत की टॉप सिटीज में से एक है। तीसरा, 1997 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में बिल गेट्स से मुलाकात की और उन्हें हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने के लिए राजी किया। और आज न केवल हैदराबाद में ऐसा सेंटर है, बल्कि खुद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ही हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं। और ऐसे ही केरल और तेलंगाना भी अपनी अलग अलग पॉलिसीज के चलते प्रोग्रेस कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसी पार्टी रूल करती है जो सिर्फ उस अकेले स्टेट के अंदर ही रूल करती है, इसलिए वहाँ प्रोग्रेस होना निश्चित है। नॉर्थ इंडिया की ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कोई रीजनल पार्टी है ही नहीं, तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई खास कॉम्पिटिशन नहीं है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट पर लंबे समय से रूल करती आ रही है तो फिर वो अपनी सत्ता को हल्के में लेना शुरू कर देती है। आजादी के 50 साल बाद तक नॉर्थ इंडिया के स्टेट पर सिर्फ कांग्रेस का ही दबदबा बना रहा, क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन तो था नहीं, इसलिए वो सुस्त पड़ गए और नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ ज्यादा काम किया नहीं। जैसे पिछले 27 सालों के अंदर बीजेपी गुजरात के अंदर शासन करती आ रही है, और जब ऐसी एक तरफा पॉलिटिक्स चलती है तो लोग पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सरकार के पास कोई कॉम्पिटिशन रहता नहीं है, तो वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। इसलिए पॉलिटिक्स में हमेशा कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो सरकार को कोई डर नहीं रहेगा और वो काम करना बंद कर देगी। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट अनलिमिटेड फ्री वीज देना शुरू कर देती है तो एक आम आदमी को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसको खाना तो ऐसे ही मिल रहा है। इससे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डूबती जाती है। बस इसी प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।